अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। ईशा को आदित्य ब्लेड देने के लिए तैयार हो जाता है। आशा जी रमन से मिलकर इंस्पेक्टर मनोज को रमन और सुशीला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहती है। जिया आदित्य को डॉक्टर के साथ भेज देती है। राहुल जिया की तरफ आकर यह वही लड़का है ना जिसने तुम्हें प्रपोज किया। अब आगे। जिया शर्माते हुए हाँ में सर हिला देती है। वो राहुल की परीक्षा लेती है। राहुल के दिल में उसके लिए क्या है? राहुल यह सुनकर मुंह उतर जाता है। राहुल जिया की तरफ देखकर तुम भी इसे पसंद करती हो क्या? जिया राहुल की तरफ देखकर पहले शर्माते हुए नाटक करती है, फिर ना बोल देती है। नहीं राहुल, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हें भी पता है मेरे दिल में और जिंदगी में हमेशा से कौन रहा है। फिर भी तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो। जिया की आंख नम हो जाती है और वो वहां से भागकर अस्पताल के बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। राहुल उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। मन में बोलता है, जिया तुम्हें नहीं पता है आज मैं अचानक यहाँ किस लिए आया हूँ। आज मुझे ईशु ने ही यहाँ बुलाया था तुम्हारा सपना सच करने के लिए, पर हम सबने जो सपने में नहीं सोचा वो हो गया। जिया बाहर बेंच पर अकेली बैठी रो रही थी। उसे राहुल को प्रपोज करना, उसके हर बात का केयर करना सब याद आ रहा था। डॉक्टर आदित्य के ब्लेड लेने लगते हैं। आदित्य चुपचाप लेटा हुआ था। आदित्य अपने घर अकेला रहता था। उसके पेरेंट्स दूसरे शहर रहते थे, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात को अस्पताल आने में। ज्योति की हालत अब बेहतर थी, उसे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ज्योति अभी इंजेक्शन के कारण बेहोश थी। बाकी दो लड़कियों को पुलिस ने अलग रहने की जगह कर दी थी। जिया को अचानक अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। वो अपने आंसू पोंछकर मुंह घुमाकर कर देखती है। रमा जी होती है। रमा जी जिया के गाल पर हाथ रखकर, बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो? जिया राहुल की बात बताने जा रही होती है, पर खुद को रोक लेती है। नहीं, मुझे अभी यह बात नहीं बतानी है। रमा जी जिया की तरफ देखकर, बेटा क्या हुआ? ईशा की चिंता है ना? आपको चिंता मत करो बेटा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपको पता है ज्योति अब पहले से बेहतर है, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमारी ईशा तो सबसे बहादुर है, वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। जिया हाँ मैं सर हिला देती है और रमा जी के कंधे पर सर रखकर आंख बंद कर लेती है। जिया को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। रात के 3:30 बजे से ऊपर हो चुका था। आलोक जी कुर्सी के सहारे बैठे थे। आंख नम थी। अभिलाष जी आलोक जी के पास बैठे थे। राहुल वहीं बेंच पर आंख बंद करके बैठ जाता है। वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। आशा जी और आशीष जी रास्ते में होते हैं। आशा जी का मोबाइल बजता है। हाँ बेटा बोलो। उधर से आवाज आती है। अच्छा ठीक है। फिर आशीष की तरफ देखकर, आशु गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो, अस्पताल कल सुबह चलेंगे, सबके लिए नाश्ता लेकर, अभी हमारा बच्चा घर आ गया है। आशीष हाँ मैं सर हिला देता है। राहुल और सौरभ जी एक ही बेंच पर बैठे होते हैं। राहुल बेंच के सर लगाकर सो जाता है। अचानक वो सौरभ जी के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाता है। सौरभ जी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुस्कुरा जाते हैं। आदित्य को डॉक्टर रात को वहीं आराम करने के लिए रोक लेते हैं। क्योंकि ब्लेड दिया हुआ था रात को अकेले जाना कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आदित्य भी वही अस्पताल में रुक गया था। सुबह के 6 बजे थे। आलोक जी और अभिलाषा जी भी वही बेंच पर सो गए थे। राहुल की नींद खुलती है। वो थोड़ा सर ऊपर करके आलस लेता है। फिर सौरभ जी की तरफ देखकर, अरे मैं तो अकनल के कंधे पर सर रखकर सो गया, मेरी वजह से अकनल को परेशानी हुई होगी। सौरभ जी की भी नींद खुल जाती है। वो अपने मोबाइल में समय देखता है।
6 बज गए, पता नहीं नींद लग गई अचानक। राहुल सौरभ जी की तरफ देखकर, अंकल आपको मेरी वजह से कंधे पर दर्द हो रहा होगा, मुझे पता नहीं चला मैं कब आपके कंधे पर सो गया था। सौरभ जी राहुल के सर पर हाथ रखकर, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे बाप समान हूँ, चिंता मत कर, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। राहुल मुस्करा जाता है। अचानक उसे जिया याद आती है। वो अपने आसपास देखता है। जिया कल रात बाहर गई थी, वापस अस्पताल के अंदर आई नहीं क्या? राहुल उठकर बाहर की तरफ भागता है। बाहर आकर देखता है जिया और रमाजी बेंच पर सो रहे होते हैं। रमाजी पलाती मारकर बेंच पर सर रखकर सो रही होती है। जिया उनकी गोद में सर रखकर सो रही होती है। जिया को हल्की ठंड लग रही थी। राहुल अपनी स्कूटी की तरफ भागकर एक चादर निकाल कर लाता है और जिया को ओढ़ा देता है। राहुल वहीं खड़ा जिया को निहारता रहता है। आदित्य उठकर वार्ड से बाहर आ जाता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।